अगर हिंदी साहित्य की विधाओं की बात कर ली जाए तो हम आपने थंबनेल से देख ही लिए होंगे, आज हम बात करेंगे पद्य के बारे में। और पद्य के बारे में बात करते हुए हम बेसिकली दो जो श्रेणियां हैं, यानी कि मुक्तक और प्रबंध काव्य, हम इनकी बात करेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, ये तो हम डेफिनेशन पे बात करेंगे ही, तो आपने कहीं ना कहीं कबीर की किसी दोहे को जरूर सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुचान, रसरी आवत जात ते सिल पे परस्त निशान। या आपने सुना होगा कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो मेले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, गुरु गोविंदो खड़े काकी लागू पाए, बरी हरि गुरु आपने गोविंदियो बताए। ऐसे कितने सारे आपने साखियां सुनी होंगी कबीरदास की। कबीरदास की साखियां जो दोहे हैं बेसिकली वो मुक्तक प्रकार के हैं, जहां पे एक दोहा यानी कि ये जो दो लाइन है, कपलेट्स हैं, ये अगले दो दोहे से मुक्त होती, कोई जुड़ा नहीं होता। वहीं पे आपने सुना होगा जब तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो भी आपके यूपीएससी के सिलेबस में है, जब आपने उसको पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से विमृशम वेदांत वेवम बुधम, ये करते हुए कि जामवंत के वचन सुहाए से लेके पूरा अंत तक सुंदरकांड अगर देखें तो हर चौपाई जो है वो अपने आप में तो बड़ी श्रेष्ठ है ही, लेकिन वो एक कहानी कहते हुए जा रही है। जो आने वाली चौपाई है वो पिछले चौपाई से जुड़ी हुई है। ठीक है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। जब छंद की अगर बात करूं तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, तो ये सब जुड़े हुए हैं। चाहे वहां पे सोरठा आए, दोहा आए, चौपाई आए या छंद आए, ये सभी, या मतलब छंद का एक विशेष प्रकार आए, कोई भी विशेष प्रकार आए, वो एक दूसरे से एक फ्लो में जुड़े हुए हैं, वो एक तरीका है। तो बेसिकली मुक्तक और प्रबंध काव्य में यही डिफरेंस है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे। बात की जाए अगर मुक्तक की, तो मुक्तक क्या है? जिस काव्य के स्वरूप में एक ही छंद के माध्यम से विचारों एवं भाव की अनुभूति बिना किसी परस्पर या पूर्वापर संबंध से प्रस्तुत की गई हो, उस काव्य को क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मुक्तक पद्य कहते हैं। मैंने कबीर की बताई, आप बिहारी की देख लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की छाई पड़े प्रेम श्याम हरित दुति होए। या अगर आपने पढ़ा हो कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नुही सो बात, बतरस लाल सलाल की मुरली धरी रुकाए, सौ हंसे दैन करे दैन कहे नट जाए। ठीक है, तो सौ कहे बहुन हंसे दैन कहे नट जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है? मुक्तक। बिहारी की बात कर ले या हम बात कर ले कबीरदास की, इन्होंने मुक्तकों की रचना की। एक मुक्तक अगले मुक्तक से जुड़ा नहीं है, यह खास बात होती। ठीक है, और क्या है कि मुक्तक काव्य में किसी भी कथा या संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है कि उन दो लाइनों में ही कहानी कह दी गई हो, अगली जो नया दोहा आएगा या जो अगला मुक्तक आएगा वो पिछले से अलग होगा, उससे कोई रिलेटेड नहीं होगा। ये खास बात है। ठीक है, क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्र काव्य रचना होती है। मुक्तक काव्य के प्रत्येक छंद स्वतंत्र एवं पूर्ण होते हैं और मुक्तक काव्य के अंतर्गत कविता, दोहे, पद, गीत आदि आते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया कि मुक्तक का उदाहरण क्या होगा। ठीक है, मुक्तक काव्य की विशेषताओं को अगर देखा जाए तो क्या है? मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होता है, जो अगला छंद होता है वो नया होता है। आपको पता है ना, आई विश में आपको पता हो कि छंद क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा चलो शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो छंद को लेके। चलिए मैं बता देता हूं। अगर बात की जाए छंद की ना, तो छंद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंदों को अगर देखा जाए तो छंद दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मात्रिक छंद, ठीक है, और एक होते हैं जिनको कहते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद जो मात्राओं के आधार पर बनते हैं, वर्णिक छंद जो वर्णों के आधार पर बनते हैं। आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने कई कक्षाओं में इसके बारे में चर्चा की है, इसका जिक्र किया है। मात्रिक छंद जैसे दोहा, चौपाई, ठीक है, सोरठा। वर्णिक छंद जैसे कवित्त, सवैया आदि। तो ये छंद के प्रकार है। इसको आज होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक, तो जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे तो हमने क्या, इसकी विशेषताओं को जब हम लोग देख रहे थे तो क्या थी विशेषता, इसको एक बार देख लेते हैं कि
मुक्तक काव्य में मुख्य रूप से लोक व्यवहार एवं नैतिक भावनाओं का समावेश होता है। तो मैंने आपको कबीर की बात की या बिहारी की बात की, तो निश्चित तौर पे कबीर और बिहारी दोनों ही लोक भावनाओं और नैतिक जो लोक व्यवहार और नैतिक जो भावना होती है, दोनों पे उन्होंने लिखा हुआ है। खासकर बिहारी ने, क्योंकि बिहारी का जो एरिया है बहुत बड़ा है, चूंकि कबीर जो है उन्होंने मोस्टली जो अंधविश्वास आडंबर है उन पे चोट की है, अपने दिल से भी उन्होंने जो बातों को रखा। जब हमें कहता हूं ना कि जब वे ज्ञान मूलक से प्रेम मूलक की तरफ जाते हैं, यानी कि ज्ञान मूलक अद्वैत से प्रेम मूलक अद्वैत की तरफ जाते हैं, तो वो बहुत सारी विरह गाथा भी लिखते हैं, लेकिन वहां पे भी ज्ञान की ही बात वो करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो लेकिन जब आप बिहारी की बात करते हैं तो ज्ञान की, समाज की, भाव भंगिमाओं की, ठीक है, इन बहुत सारे जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, उन पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे एक विस्तार वो देते हैं। लेकिन अगर ज्ञान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कबीर, समाज की बात की जाए तो कबीर बहुत जुड़ते हैं उससे, ठीक है। इसमें कथा तत्व का भाव होता है, मैंने बता दिया। मुक्तक काव्य में किसी रस विशेष की गहन अनुभूति विद्यमान होती है, किसी रस विशेष की गहन अनुभूति विद्यमान होती है। बिहारी और कबीर दोनों पे मैं वीडियो ले चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। बात की जाए फिर प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रबंध काव्य एक ऐसी साहित्यिक रचना है जिसमें सभी पद एक कथा, विचार तथा भाव के माध्यम से एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं। मैंने रामचरितमानस का आपको उदाहरण बताया, ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। यूं तो खंड काव्य प्रबंध काव्य जिसकी मैं बात कर रहा हूं, खंड काव्य यहां पे लिखा भी होगा, महाकाव्य तथा खंड काव्य में विभक्त होता है। पर अगर मैं एक साधारण तरीके से आपको बात करूं तो प्रबंध काव्य अमूमन बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, लंबे होते हैं। एक कथा होती है जो शुरू से लेकर अंत तक कई सर्गों या खंडों के माध्यम से कही जाती है, एक सर उसके बाद, ठीक है। आरंभ से अंत तक एक मूल भाव बना रहता है, एक कहानी जो है वो चलती रहती है, ठीक है। प्रबंध के अगर देखा जाए, प्रबंध काव्य के दो मुख्य भेद हैं, महाकाव्य तथा खंड काव्य। इनको भी देख लेते हैं। महाकाव्य का अर्थ है महान काव्य। महान काव्य मतलब जहां पे कहानी महान हो, किरदार महान हो, रस महान हो, ठीक है, हर चीज जो हो वो उदात्त हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, ठीक। महाकाव्य में आकार, कथानक, पात्र और शैली की दृष्टि से महत्ता रहती है, अर्थात इसमें महापुरुषों का प्रेरणादायक चरित्र होता है, कहानी भी बड़ी होती है तथा इसका आकार भी बड़ा होता है। महाकाव्य विभिन्न अध्यायों या खंडों सर्गों में बता होता है। आप रामचरितमानस का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। उदात्त चरित्र, उदात्त कथानक, उदात्त रस, उदात्त भाव, ये सब जुड़ते हैं किससे? महाकाव्य से जुड़ते हैं। ये सब किससे जुड़ते हैं? महाकाव्य से, ठीक है। किसी एक महान व्यक्ति का या कुछ महान व्यक्तियों का चरित्र, अब आप रामायण की बात कर लें, यानी कि रामचरितमानस की, माफ कीजिएगा, रामचरितमानस की अगर बात कर लें तो श्री राम की बात कर लें, सीता जी की बात कर लें, ठीक है, लक्ष्मण की बात कर लें, हनुमान जी की बात कर लें, सब महान चरित्र, सबके चरित्रों को हम वहां पे देखते हैं, ठीक है। महाकाव्य में सभी रसों की अभिव्यक्ति पर श्रृंगार या वीर आदि किसी एक रस की प्रधानता होती है। रामचरितमानस की बात कर ली जाए तो आपको वीर रस बहुत दिखेगा, श्रृंगार रस भी दिखेगा, आपको यहाँ पे शांत रस भी बहुत दिखेगा, ठीक है। तो ये दो तीन रस है जो ज्यादा दिखते हैं। भयानक रस भी दिखेगा, रौद्र रस भी दिखेगा, तो रसों की तो प्रधानता है ही, ठीक है। चारों पुरुषार्थों का वर्णन। अब एक जो टर्म आया पुरुषार्थ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चार पुरुषार्थ कौन है। मैंने 3-4 बार उसको बताया है, ठीक है, कि चार पुरुष, मैं जब कबीर की व्याख्या कर रहा था तो भी मैं पुरुषार्थों के बारे में मैंने बताया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चार पुरुषार्थ कौन से होते हैं, ठीक है। तो चारों पुरुषार्थों का इसमें वर्णन हो, ठीक है, चारों पुरुषार्थों का इसमें वर्णन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? महाकाव्य कहेंगे, उसे महाकाव्य कहेंगे, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज रासों की बात कर लें, रामचरितमानस को कह लें, ठीक है, पद्मावत की बात कर लें, प्रिय प्रभास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली गुप्ता के साकेत की बात कर लें, या जयशंकर प्रसाद की कामायनी की बात कर लें। अब बात की जाए तो आपका कहीं ना कहीं कामायनी, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस सिलेबस में भी पढ़ना है आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रिय प्रभास के बारे में भी मैं आपको बताता हूं जब मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय या अन्य कवियों का जिक्र करता हूं। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती आपके सिलेबस में, यानी कि यूपीएससी के सिलेबस में, वो इस समय जो आप जिस बैच को आप पढ़ रहे हैं, ये बैच उससे ही शुरू हो रहा है। मतलब जो अभी मैंने 18 अक्टूबर को जो बैच क्लोज हो रहा है उसके बारे में बताया, वो मैथिली शरण गुप्त से ही क्लोज हो रहा है, ठीक है। खैर, खंड काव्य की बात कर लीजिए तो महाकाव्य का ही आंशिक रूप से अनुकरण करने वाली विधा क्या होती है? खंड काव्य होती है। खंड काव्य में कोई एक प्रसंग, घटना किसी बड़ी कथा के अंश के रूप में दिखाया जाता है, किसी बड़ी कथा के अंश के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। और क्या, महाकाव्य की बात की जाए तो जीवन की समग्रता और पूरी कथा होती है। राष्ट्रकवि क्या कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त का जो जयद्रथ वध है,
पंचवटी, जो अगर गुप्त जी की बात कर ली जाए तो उनकी पंचवटी, और रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मिरथी है, ये कहीं ना कहीं खंड काव्य है। खंड काव्य क्या, फिर से बता दूं, खंड मतलब किसी विशेष खंड को लेकर काव्य जो बन जाए। जैसे एक बहुत बड़ी कथा है, उसके किसी एक खंड को लेकर अगर हम लंबा काव्य कर देते हैं तो उसे खंड काव्य कहते हैं। बहुत साधारण भाषा में ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। इसके अलावा आप लंबी कविता की बात करेंगे, लंबी कविता है और भी कुछ, जैसे लंबी कविता आप वे जिन्हें हम आधुनिक साहित्य में खंड काव्य का स्थान देते हैं, ठीक है। जैसे लंबी कविता कहते हैं, लंबी कविता प्राय मुक्त छंद होती है, मतलब मुक्त छंद से होती है, ठीक है। यह वर्णनात्मक विवरणात्मक भाव प्रधान होती है, ठीक है। निराला की राम की शक्ति पूजा लंबी कविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। मुक्तिबोध का अंधेरे में जो है लंबी कविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। अज्ञेय की असाध्य वीणा, ये तीनों ही आपके सिलेबस में, और ये तीनों ही लंबी कविता का बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक और चीज मैं बता दूं, हालांकि इसमें आगे आएगा नहीं, वैसे वो प्रगीत की बात मैं करना चाह रहा था। प्रगीत वे होते हैं जो लंबे होते हैं लेकिन उनमें तुक नहीं होता है, तुकांत नहीं होता है, अंत्यानुप्रास नहीं होता है। तो इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इसको इस श्रेणी में नहीं शामिल किया है, क्योंकि अक्सर प्रगीत की जो पोजीशनिंग है, प्रगीत की जो स्थान है, उसको लेके बड़ा मतभेद रहता है जो व्याकरण होते हैं, जो व्याकरणज्ञ होते हैं उनके मन में, ठीक है। चतुष्पदी प्रगीत का ही एक प्रकार है, इसमें 4 ही पंक्तियां होती हैं। इन 4 पंक्तियां ही अपने आप में क्या होती हैं, संपूर्ण होती हैं। हालांकि जो चतुष्पदी है आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पहले पुरातन समय में, मतलब पुरातन से मेरा मतलब है कि जो 1920 से लेके जो लगभग 1990 मान सकते हैं, 1990 तक के दशक में बहुत चतुष्पदियों की रचना हुई थी, लेकिन आजकल चतुष्पदी की रचनाएं कम हो रही है, ठीक है। अतुकांत कविता, तुक या अंत्यानुप्रास अनेक छंदों में रहता है, तुक का निर्वाह नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं रहता है, माफ कीजिएगा। तो मतलब क्या, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, भारती पुकारती अंत्यानुप्रास है, तुक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि देखा मैंने एक गरिमामय जीवन को, उजाला जहां छुपता न था, अंधकार जहां रुकता न था, व्यवस्था जहां डूब रही थी, भावनाएं जहां पर शांत थीं, मौन थीं और मानवता को खोज रही थी। अब यहां पे कोई तुक नहीं है, तो इसको अतुकांत कविता कहेंगे। कहीं ना कहीं प्रगीत इसी श्रेणी में आ जाता है, अतुकांत कविता की श्रेणी में। हालांकि फिर से मैंने बताया कि प्रगीत की जो स्थान है उसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहा, और इसलिए मैंने प्रगीत को यहां पे भी स्थान नहीं दिया। अतुकांत कविता में आप प्रगीत को रख सकते हैं जहां पे तुक नहीं रहता, यानी कि अंत्यानुप्रास नहीं रहता, ठीक है। गजल की विधा फारसी तथा उर्दू भाषाओं के साहित्य में मुख्य रूप से विकसित हुई, ठीक है। गजल में 2 चरणों की एक इकाई होती है जिसको शेर कहते हैं, ठीक है। जो कपलेट्स हम लोग इंग्लिश में कहते हैं उनको शेर कहते हैं, कि एक शेर अर्ज किया है, ठीक है। एक चरण जो उसका होता है उसको मिसरा कहते हैं। एक गजल में 5 से 11 तक शेर होते हैं, लगभग 5 से 11 तक शेर होते हैं। गजल का जो पहला शेर होता है उसको क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। इंटरव्यू में ये पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। अगर आपका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है और आपका साहित्य में इंटरेस्ट है, मतलब हो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका साहित्य वैकल्पिक विषय ना हो और साहित्य में इंटरेस्ट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो गजल की बात कर ली जाए तो बहुत सारी गजलें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी गजलों पे आप गुनगुनाए होंगे, चाहे जगजीत सिंह की बात हो, चाहे वो निदा फाजली की गजलें हों, चाहे वो बात हो वो गजलें जिनको नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया, जिनको मेहदी हसन जी ने गाया, जिनको गुलाम अली साहब ने गाया। तो बहुत सारी गजलें हैं जिनको आपने सुना होगा, आप गुनगुनाते होंगे, उन्हीं गजलों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे एक ये गजल है, अब इसको मैंने क्यों चुना ये भी मैं बता देता हूं। पहली बात तो ये जो गजल है ये लिखी गई है किसके द्वारा, ये लिखी गई है, ठीक है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो मेरे सीनियर थे उनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये ऐसे पहले गजल लेखक थे जिन्होंने गजलों की जो लेखनी वो हिंदी में की, मतलब हिंदी भाषी जो शब्द थे उनकी रचना की, मतलब क्या कि जो उर्दू के बहुत सारे शब्द थे उनकी बजाय हिंदी के शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया, ठीक है। ये वही थे जिन्होंने कहा कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, इलाहाबाद क्या कहते हैं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे और बहुत सारी गजलों की स्थापना की है। उनमें से एक गजल वो भी है कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो,
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलने चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में तो नहीं, तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और शायद अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आप इनका नाम तुरंत गेस कर लेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कुछ चीजें उससे रिलेटेड बता दी। एक कहानी और बता देता हूं। लगभग भारत आजाद हो गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक कवि गोष्ठी चल रही थी, बीए फाइनल के एग्जाम होने वाले थे। जिन कवि की ये गजल है, उन्हीं जो कवि थे वो क्या थे, अपने जो बहुत पसंदीदा कवि थे उनको सुनना चाहते थे। इत्तेफाक ये रहा कि ये लिखा भी करते थे तो इनको भी इसमें स्थान मिल गया। और इत्तेफाक ये कि इनको इनके जो मन पसंदीदा कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्होंने सुना भी, उन्होंने तारीफ भी की, पीठ भी ठोकी। रात भर उस कवि गोष्ठी में इन्होंने अपनी गजलें सुनाई, अपनी कविताओं को सुनाया। और अगले दिन परीक्षा दी, परीक्षा में अव्वल भी आए। ये कहानी मैंने कई बार सोशल मीडिया के विभिन्न जगहों पे लिखी, शेयर की है। आप इनका नाम जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कीजिएगा कि कौन कवि थे। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि और किन विषयों पे, किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं लगातार वीडियोस लाता रह रहा हूं, आप प्लेलिस्ट पे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि इन वीडियोस के साथ में आप अपने सजेशन भी दीजिए कि आपको और किन तरीके से या किस टॉपिक पे और कितना डिटेल वीडियो देखना है, ठीक है। बाकी बात करूं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की, तो इसका जो नया बैच है, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, ठीक है, ये 15 मार्च को इसमें ये एंड होना था, 15 मार्च को ये बैच क्लोज होना था, जिसको डेट एक हफ्ते बढ़ा दी गई है। ये जो एक हफ्ते डेट बढ़ा दी गई है, ये जो हमारा 14वां बैच है, तो इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी तुरंत स्टडी IQ विजिट कीजिए, क्योंकि इस समय होली सेल चल रही है, ठीक है। होली फेस्टिव सेल में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। इन डिस्काउंट्स को अवेल कराइए, कोशिश कीजिए कि इन डिस्काउंट्स को फायदा उठाइए, क्योंकि अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो देख रहे हैं 12,999 मात्र में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, हिंदी साहित्य से जुड़ना है, यूपीएससी सफल होना है ना, मेंस क्लियर करना है ना, तो जुड़िए हिंदी साहित्य से, अभी विजिट कीजिए और देखिए, ठीक है। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।